अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाय हाय हाय, आज क्रिकेट पे तो बात करूँगा ही करूँगा, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। दो खबरें क्रिकेट के हवाले से। पहली तो ये है कि पीएसएल में, आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में, दो और टीमें ऐड होने जा रही हैं। वो कब ऐड होंगी उसके हवाले से बात करूँगा। इसके अलावा क्या बाबर आजम वापस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ पाएंगे या नहीं, ये दो टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जिस पे शायद मैं बात नहीं करना चाहता था। मैं 3 दिन से इस चीज़ को सिर्फ देख रहा था, बर्दाश्त कर रहा था कि यार मैं इस पे बात ना करूं, क्योंकि शायद मुझे लगता नहीं है कि मेरे चैनल इससे रिलेटेड है, या मेरा चैनल क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं जिस पे बात करता हूं। लेकिन मुल्क की जो मोहब्बत है ना, और जो हुब्बुल वतनी है, उसने मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया है। और मेरे नज़रिए से हर बाशऊर आदमी को, वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, वो इंसान जो इस वतन से मोहब्बत करता है, वो इंसान जो मासूम और मज़लूमों का साथ देना जानता है, या वो इंसान जिसके सीने में थोड़ा सा भी दिल है, वो इस पर बात करेगा। वरना वो इंसान नहीं है मेरी नज़र में। आपको पता है कोयटा में जाफ़र एक्सप्रेस, बोलान मेल के अंदर जो टनल है, उस पर जो ट्रेन के साथ हुआ, बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने जिस तरह इस ट्रेन को घेरा, जिस तरह इस ट्रेन में लोगों को मारा, जिस तरह लोगों को यरगमाल बनाया, जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई की, उस पर इंडियन मीडिया तो बढ़ चढ़ के बता ही रहा था। उनका तो काम है, वो तो अपना मंजन बेचेंगे। अफ़गानिस्तान ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था उनको। लेकिन हमारे कुछ ऐसे चमचे, चेले, चमाटे, जो बिल्कुल अक्ल से पैदल, जो इस मुल्क के गद्दार, जिनको उनकी माँ ने उनके बाप का नाम नहीं बताया, वो लोग आके फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि जो बीएलए के दहशतगर्द मारे गए, जो तुम दावा करे कि हमने मार दिए, इनकी फैमिली मेम्बर कौन थे, इनके लवाहिकीन कौन थे, ये कौन थे, इनकी लाशें दिखाओ। क्यों ये सवाल वो कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, आपको पता है उन्होंने 60 से 70 पैसेंजर छोड़ दिए थे, ये कह के, याद रखिएगा 400 या 350 के करीब पैसेंजर थे इस ट्रेन में, इक्का दुक्का पैसेंजर नहीं थे। उसमें से उन्होंने 60-70 लोगों को छोड़ा, ये कह के कि आप बलोच हो, आप जा सकते हो, आप हमारे भाई हो, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, उनको छोड़ दिया उन्होंने। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो, दहशत गर्दों के अंदर ये इनकी ज़िंदगी के ऊपर लानत है, इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनके पास और कोई इसके अलावा चारा नहीं है। या तो ये डूब के मर जाए, मरेंगे नहीं, बेशरम लोग हैं। जिंदा ये फिर भी रहेंगे, ये बेगैरत जिंदा रहेंगे फिर भी, मरेंगे ये फिर भी नहीं। ये बेशरम, ये बेहया, ये अपने माँ बाप की नाजायज़ औलादें, ये तब भी ज़िंदा रहेंगे। कहते हैं कि बीएलए के दहशतगर्दों के अंदर शर्म है, आया है, वो औरतों और बच्चों का लिहाज करते, लेकिन हमारी फ़ौज नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो 9 मई को सानिया पेश किया। तुम फ़ौज से पूछते हो कि दहशतगर्दों के लवाहिकीन कौन है, उनकी लाशें कौन सी हैं, वो दिखाओ। मैं पूछता हूँ 9 मई की रात, जिसका तुम दावा करते हो कि फ़ौज ने लोग मारे, फ़ौज ने औरतें और बच्चे मारी, लाशें गिरी, वो लाशें किधर हैं? वो लाशें दिखाओ। वो जो लोग मरे उनके नाम बताओ, उनके ख़ानदान वाले किधर हैं वो बताओ, एक की कब्र बताओ जो मरा हो। मैं यहाँ से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, एक की बताओ। फिर कहते हैं कि फ़ौज जो है वो भाग गई वहाँ से। ओ फ़ौज, एक चाचा है, वो कहता है कि ये अपनी ट्रेन तो बचा नहीं सकते, ये बॉर्डर क्या खाक संभालेंगे। तो चाचा मुझे ज़रा बात का जवाब, मेरी बात है, जवाब है, उसका सवाल का जवाब दो मुझे। वो ये कि 1947 से पाकिस्तान आज़ाद है, 1947 से लेकर आज 2025 लग चुका है। कितने साल हो गए? 53 प्लस 78 साल। इन 78 सालों में किसने बॉर्डर संभाला है? तुमने। 1965 में तुम लड़े, कारगिल में तुम लड़े, 1970 में तुम लड़े, यही लड़े ना।
जब जब हमला हुआ ये लड़े। सैलाब आए तुम्हें फ़ौज चाहिए, तूफ़ान आए तुम्हें फ़ौज चाहिए, ज़लज़ले आए तो तुम्हें फ़ौज चाहिए, मजलिसें जुलूस हो रहे हों तो हमें फ़ौज चाहिए, रैलियाँ निकल रही हों तो हमें फ़ौज चाहिए, जंग हो तो हमें फ़ौज चाहिए, दहशतगर्द घुस जाएँ तो हमें फ़ौज चाहिए। हर जगह में फ़ौज की ज़रूरत भी है और फिर हम फ़ौज को बुरा भी बोलते हैं। ये हमारा मयार है। ये हमारी हमें एक जीता वर्ल्ड कप याद है 92 का, लेकिन हमें इनकी कुर्बानियाँ याद नहीं हैं और ये याद रखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये अपने माँ बाप की, मैंने पहले भी बोला, नाजायज़ और बेगैरत औलाद है। ये वो लोग हैं जिनका कोई मयार नहीं, जो चंद डॉलर्स के लिए बिके हुए हैं, जो चंद डॉलर्स के लिए आके इस सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करते हैं अपना बिल्ला चमकाने के लिए। इनका खून हलाली नहीं है, इनका खून ही हरामी है। इनका एक बाप ही नहीं है, नुत्फे ही नहीं है अपने बाप के। इनका मसला ही है। तो खैर बहरहाल जी, मुझे लगता था कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए तो मैंने कर दी। आते हैं अपनी जी क्रिकेट की खबरों की तरफ। तो पहली चीज़ तो ये कि बाबर आजम, आपको पता है कि इस टाइम ओडीआई रैंकिंग में कई साल, 4 साल तकरीबन राज किया, वो नंबर 1 पे थे। उनको हटा के फिर जो हमारे शब्बोबाजी है इंडिया का, जो शुभमन गिल है, वो नंबर 1 पे आ गया। आपको पता है कि इंडिया के प्लेयर्स को हर जगह फेवर दी जाती है। अगर बाबर आजम 50 बनाए तो उसके पॉइंट्स काट लिए जाते हैं, और अगर वहीं शुभमन गिल 50 बनाए तो उसको 11-12 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। तो वो नंबर 1 पे इन्हीं धांधलियों की वजह से आ गया। अब इस टाइम वो 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे मौजूद है और बाबर आजम 770 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। 14 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है बाबर आजम के और शब्बोबाजी के रेटिंग पॉइंट्स में। अब बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे, 3 वनडे मैचेस हैं। उसमें बाबर आजम कितने रन्स बनाए तो नंबर 1 पे आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले ये है, अगर बाबर आजम को नंबर 1 रैंकिंग पे आना है तो बाबर आजम को कम से कम 120 रन्स उस सीरीज़ के अंदर स्कोर करने होंगे। अगर बाबर आजम 120 रन्स स्कोर कर देते हैं तो बाबर आजम नंबर 1 पे आ जाएंगे वापस। बाबर आजम पहली रैंकिंग के ऊपर आ जाएंगे और वो एक बार फिर इस शब्बों से जो है वो अपनी रैंकिंग छीन लेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम ऐसा कर सकते। चेले चमाटे तो आपको पता है, मैंने भी शुरू में ही अर्ज़ किया कि वो अपना बिल्ला चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फ़ौज को नहीं छोड़े तो बेचारा बाबर तो छोटी सी चीज़ है ना, उस पर क्या। तो वो ये है कि वो तो बोलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाबर आजम 120 से तो ऊपर ही रन्स बनाएंगे। तो बाबर आजम वापस नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएंगे और किंग बैक करेगा। किंग वापस आएगा अपनी उस जगह पे जिस जगह पे वो बैठा हुआ था। अब बहुत सारे गेंडे, पाकिस्तानी गेंडा भी है जिसे बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी की थी, आप ये नहीं खेल रहे, अपन उसके मुंह के ऊपर लगेगा थप्पड़। और शोएब अख्तर के मुंह पे तो वैसे ही थप्पड़ बहुत लग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम वापस नंबर 1 रैंकिंग ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो क्राइस्ट चर्च में किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार खाने की या मारने की। मुझे तो लगता है मार खाने की कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मौत उनको सामने दिखाई दे रही है। तो देखना ये कि अब न्यूजीलैंड की टीम, ये तो पता है कि हमारी टीम हारेगी, ये तो कन्फर्म है कि हमारी टीम हारेगी, लेकिन देखना ये कि न्यूजीलैंड इनको दौड़ा के मारता है, भगा के मारता है या लिटा के मारता है, ये देखना है। लेकिन वनडे सीरीज़ के अंदर क्योंकि बाबर आजम के पास मौका है, बाबर आजम वापस नंबर 1 पे आ सकते हैं। उम्मीद है बाबर आजम की फॉर्म भी आएगी और क्या ही मज़ा आ जाए कि बाबर आजम की इस सीरीज़ के अंदर 1-2 सेंचुरी आ जाए। आए है मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद तो है कि बाबर आजम रन्स बनाएंगे इंशाल्लाह, दुआएं भी हैं। इसके अलावा PSL 2025 के बाद, यानी अभी 2025 का सीज़न आ रहा है, आपको पता है कि जो अप्रैल का महीना है उससे PSL स्टार्ट है, 10 अप्रैल से। तो उसके बाद 2026 का एडिशन होना है और ये आखिरी एडिशन है इन सारी फ्रेंचाइजीज़ का, जितने भी हैं ना आपके ये ओनर्स, इनका ये आखिरी एडिशन है। इसके बाद दोबारा से बेट लगेगी, मतलब बोली लगेगी, दोबारा से फ्रेंचाइजीज़ बिकेंगी और नए सिरे से रीबिल्ड होंगी और बहुत कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं PSL में। इन ओनर्स ने तो बेड़ा गर्क किया, कभी इन्होंने PSL को तरक्की की तरफ जाने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा कोशिश की कि PSL का जितना डाउनफॉल ला सकते हैं हम उतना डाउनफॉल लाएं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए।
और इन्होंने तो खैर पूरी कोशिश की थी। तो अब ये जाएंगे, इनमें से काफ़ी चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है नई फ्रेंचाइज होगी, नए ऑनर होंगे, फिर बिट भी ज़्यादा लगेगी, तो फिर पैसे भी बढ़ेंगे। जो फ्रेंचाइजेज पैसे देती हैं ना, जो ये चिल्लर की तरह देते हैं, तो फिर वो पैसे भी बढ़ेंगे, फिर वो फीसेस भी बढ़ेंगी प्लेयर्स की। तो PSL आगे फिर तरक्की की तरफ चलेगा। तो अब जो सलमान नसीर हैं, आपको पता है कि हेड भी हैं वो, अब इसके इंचार्ज भी हैं। PSL जो आपकी फ्रेंचाइज है, जो PSL आपकी ये समझ लें आपका जो ब्रांड है इसके, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 2026 में हमें 2 नई टीमें इस PSL सीज़न के अंदर 2026 में ऐड होती हुई नज़र आएंगी। उन्होंने कहा इस साल के आखिर में आप लोग तैयार हैं, इस साल के आखिर में, यानी इस साल के बिल्कुल एंड में, एंड होते होते जब ये एयर एंड हो रहा होगा, साल एंड हो रहा होगा, तो उसी दौरान जो है हमें 2 नई टीमें अनाउंस होती हुई नज़र आएंगी, 2 न्यू फ्रेंचाइजेस हमें ऐड होती हुई नज़र आएंगी इस PSL के अंदर। तो जो आज 6 टीमें, ये हो जाएंगी 8। अब देखना ये है कि वो 2 कौन सी टीमें, 2 नाम बड़े चल रहे हैं, एक है फैसलाबाद और एक है सियालकोट। आपको पता है सियालकोट की एक लेजेंडरी टीम है डोमेस्टिक में, और एक लीग हुआ करती थी चैम्पियंस लीग, बहुत मशहूर थी, ये क्रिकेट की लीग थी, उसके अंदर जो है ये टीम पार्टिसिपेट कर चुकी है। इसके अलावा आपको पता है फैसलाबाद की भी काफ़ी हाइप बनी हुई है। तो देखना ये है कि अब कौन सी 2 टीमें आती हैं। लड़काना का नाम भी काफ़ी चल रहा है, सक्कर का भी, लेकिन जो 2 टीमें टॉप पे नज़र आ रही हैं उसमें एक सियालकोट का नाम है जो फ्रेंचाइज ऐड होने जा रही है, और एक उसमें फैसलाबाद का नाम है। तो अब देखना ये कि कौन सी टीम आती है। लेकिन बहरहाल सलमान नसीर ने यह ऐलान कर दिया है कि इंशाल्लाह 2026 के अंदर टीमें भी 8 हो जाएंगी, और ये जो फ्रेंचाइज के 2 कौड़ी के ऑनर हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं, ये जितने भी हैं, अली तरीम या जो भी हैं, ये भी जान छोड़ देंगे PSL की। तो अब देखना ये कि कितनी बेट लगती है, क्या होता है और किस तरह आते हैं, कौन सी 2 टीमें अनाउंस होती हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इस साल के आखिर में। आप अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं आपका क्या मानना है। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की बानफी हमारे।